आई एम देयर। यस, तो मैं भी लाइव कर ही हूँ। एक मिनट करूँ, मैं स्टार्ट कर दूँ लाइव? हाँ कर दीजिए। ओके। दोस्तों, मैं हूं पुनीत भटनागर और ब्रेनस्टॉर्मिंग विद पुनीत भटनागर में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक विवेक सोनार जी। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी, नमस्कार, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कैसे हैं पुनीत जी आप? मैं एकदम अच्छा हूँ विवेक जी। और इस दौर में भी आप जैसे गुणीजनों के साथ लगातार हम बात करते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, और इसी तरह अपनी एक जो पूरी कम्युनिटी है वो जुड़ी हुई है। जी, हम भी आप लोगों से बात करते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीख मिलती है, और ये जो कठिन समय है उसे और आसान बनाने के लिए एक नया कुछ दी जाती है। रियली टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसान का साथ दे सकती है, इसका बहुत बड़ा नमूना है ये दौर। और मैं आज आपकी बांसुरी के अलावा तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, और अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को हम जरूर बताएंगे कि आप क्या 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 काम कर रहे हैं और बांसुरी को दुनिया में किस तरह पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यूं तो बहुत सारे वेबिनार होते रहते हैं, लाइव सेशन होते रहते हैं, हाँ। और मेरा मकसद ये है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कलाकार हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, उनके बारे में अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि वो जो कला है, जो कलाकार है, वो इस मकाम तक पहुंचा कैसे, उसने वो जो ज्ञान अर्जित किया है, वो जो कौशल अर्जित किया है, वो किया कैसे, और इस पूरी जो यात्रा है, उस कला यात्रा में किन किन पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। इससे निश्चित ही हमारे युवा साथी हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू करते हैं शुरू से। जी बोलिए। आज तो आप दुनिया के कई देशों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी, जरा हमें वहां ले चलिए। देखिए, यात्रा शुरू तो मेरे गांव से हुई। मैं तो एक महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है जिसका नाम है चालीसगांव। मैं चालीसगांव से बिलोंग करता हूं, और जन्म मेरा वहीं पे हुआ, वहीं पे पला बड़ा, और अभी 97 से मैं अभी मुंबई में हूँ। सो मेरी जर्नी तो स्टार्ट होती है चालीसगांव से ही। वहीं पे एक वारकरी संप्रदाय, एक वारकरी कुटुंब में मेरा जन्म हुआ, और थोड़ा सा भजन कीर्तन का, लाइट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल का
वातावरण रहा घर में, तो उसमें थोड़ा कुछ बातें जो संस्कार कहते हैं, संगीत के संस्कार हमारे कान के ऊपर जो बचपन में आता है, और अननोइंगली, मतलब पर्पसली नहीं, लेकिन ऐसे ही हम कुछ काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके तो संस्कार होते रहे। तो ये संस्कार के बारे में कुछ और बताइए ना, मतलब घर में संगीत का वातावरण था जी। तो कोई गाता था या बजाता था? जी, मेरे मेरे स्वर्गीय पिताजी रामचंद्र उर्फ विश्वनाथ सोनार जी जो थे, वो अच्छा गाते थे। प्योर क्लासिकल नहीं गाते थे, लेकिन उनको बहुत अच्छी समझ थी सेमी क्लासिकल, और वो वारकरी संप्रदाय में भजन कीर्तन जो होता था, प्रवचन, तो उसमें वो गाते थे। और घर में भी वैसे ही रियाज होता था, तो सुनता था। कुछ एक दो राग है जो मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया है। और घर में जैसे बोलूं कि घर में ये वातावरण है, तो पखावज होती थी, फिर हारमोनियम, तानपुरा क्या होता बात था। लेकिन हम तो छोटे थे, लेकिन हम लोगों को वो हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि है? बच्चे हैं, वो कुछ खराब कर दे, एक तो छोटा सा गांव, कहाँ रिपेयर होगा कुछ, तो ये उनके दिमाग में शायद होता होगा। यदि आज मैं सोचता हूँ कि क्यों जब ना बोलते थे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये अचंभा हो रहा है कि उस छोटे से गांव में पखावज भी होता था। जी, क्योंकि वो वारकरी संप्रदाय में दो चीजें आपको मिलेगी, एक तो पखावज मिलेगा और अच्छा, तानपुरी मिलेगी। छोटे सा जो क्या बात तानपुरा होता है, जैसे हम है? हाँ तानपुरी कहते हैं, तो हाँ हाँ। ये होता ही है, मिलता ही, जो भी भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं, तो हम्म, तानपुरा ऐसे करके वो गाते हैं। और हम्म। पखावज ही वहाँ तबला नहीं होता है साथ में, हाँ, हाँ, पखावज बजता है। तो हम क्या लोग बात कैसे है? है कि कोई नहीं ऐसे देखे, फिर वो अ, ऊपर जाते थे और फटक से वो एक हाथ मार दिया पखावज पे, थोड़ा हारमोनियम पे हाथ घुमा लिया, तनपुर का टंग 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 कुछ कर लिया, ऐसे करते थे। फिर वो आवाज आने के बाद नीचे से चाचा जी की आवाज आती थी कि कौन है ऊपर, कौन है ऊपर, तो भाग जाते थे। सो उतना ही हमारा स्पर्श होता था। हाँ। लेकिन वो एक ये तो था कि ऐसा कुछ होता है, संगीत का होता है, और तो ये देखा हुआ था, ये हम्म। वातावरण था। और थोड़ा सा गाने वगैरह मैं खुद बांसुरी पे बजाना शुरू कर दिया था बचपन में ही। ऐसे ही एक स्क्रैप में बांसुरी थी, मतलब स्क्रैप निकाला, उसमें से एक बांसुरी मुझे मिली, उसको चौथी पांचवी कक्षा में होगा, उसको साफ किया थोड़ा, फिर कोशिश किया, और थोड़ा सा इस प्रकार से मेरी वो बांसुरी की शुरुआत हो गई। नहीं तो बांसुरी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अ, आपके घर में स्क्रिप्ट में भी बांसुरियां निकलती। वो वो मेरी थी जब मैं तो शायद जब मैं तो दूसरी कक्षा में था, हाँ उस दरमियान वो बांसुरी मुझे याद है, तो मैंने ली थी। वो जतरा होता है ना, जो हाँ, मेला 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 होती है, मेला में वो मेटल की बांसुरी थी। ओके। तो वो मेटल की है, तो उसको जंग लग गया, तो वो स्क्रैप में चली गई, और उसमें से मैंने फिर से निकाल ली। अच्छा, तो फिर अब मुझे ये बताइए कि वो बांसुरी तो हो गई, तो उसको आपने जी बजाना शुरू किया होगा, जैसे बाल सुलभ पहले आप पखावज में हाथ मारते थे, जी तो बांसुरी में भी फूंक मारा होगा। तो नहीं, वो तो मैंने साफ किया बांसुरी को, मैं बोला इतनी अच्छा तो पॉलिश कर दिया बांसुरी को, तो मैं बोला ये तो करना चाहिए, तो आवाज तो आती है, फूंक मारो स्ट्रेट फ्लूट पे तो आवाज निकलती है, आवाज आती तो कुछ तो अच्छा लगता है, कुछ तो आवाज निकल रही बांसुरी में से। उसको तो अच्छा लगा। बिल्कुल। ऐसे एक दिन मैं घर के नीचे बैठा था, और एक श्याम भंवर करके, एक हमारा गली में ही एक लड़का रहता था, वो ही वाज यूज्ड टू प्ले इन बैंड। हमारे चालीसगांव में अच्छा। एक ग्रो गली, मतलब ग्रो लेन करके एक लेन है, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब सारे सैक्सोफोन, क्या बात है। क्लारनेट और ये सब लोग वो बजाते हैं। सो उसमें वो बजाता था, वो बैंड बैंड वाली गली हम जैसे बोलते हैं, सारे हम्म, लोग एकदम एक हम्म, से एक कलाकार। हम्म, सो वो आया, वो बांसुरी भी बजाता था, वो ट्रम्पेट भी बजाता था, वो हम्म, बस वो आया बांसुरी हम्म, पे, बोले दिखा रहे, गाना बजाया उसने, वो संजोग पिक्चर का जुजू जुजू जो हम्म, यशोदा का नंद लाला। सो आई वाज सो हैप्पी कि अरे मेरे बांसुरी में गाना बजता है। सो हम्म। मैंने कोशिश की तो नहीं आई, फिर वो तो चला गया, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मेरे बांसुरी में से गाना निकलता है। So,
एंड आई ट्राइड। तो कुछ दिनों बाद एक गाना अपने आप मुझे धुन मिल गई। ढूंढते ढूंढते तो कहते हैं सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे तो गाने की धुन मिल गई और घर वालों ने भी सुना, वो बोले अरे ये तो अच्छा है, और बजाओ बजाओ करके एनकरेज किया मम्मी ने, पापा ने। मम्मी की तो बचपन में उनकी इच्छा थी हारमोनियम सीखने की, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि लड़कियों को तो पॉसिबल ही नहीं था ये सब करना, वो छोटे से गांव में। तो मम्मी को तो कर नहीं पाए। पापा की इच्छा थी प्योर क्लासिकल का ये करने की, लेकिन उनको भी वो समय नहीं था और नहीं कर पाए। सेमी क्लासिकल, थोड़ा क्लासिकल का कुछ बेस था। तो उन दोनों ने बचपन से थोड़ा इनकरेज करते थे मुझे, तो ऐसे करते करते तो जो आपने बजाना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो एक जिद थी कि मेरी बांसुरी में जो एकदम। गाना निकलता है किसी दूसरे आज भी बंदे ने। मैं पुनीत जी आपको बताता हूँ, आज भी मुझे वो याद है। मैं बहुत छोटा था, चौथी पांचवी कक्षा में, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे वो याद है। मुझे जो फर्स्ट टाइम आनंद हुआ था कि मेरे बांसुरी में से गाना बजता है, और जब मैंने पहला गाना सेट किया तो वो एक खुशी अलग है। मैं अभी भी, बिल्कुल। मुझे पता नहीं इतनी पुरानी बात कैसे याद है, लेकिन मुझे पूरा याद है कि क्या खुशी मिली उसमें से। मतलब क्या तो होता है, मैंने ये अभी क्लासिकल का रियाज करते समय भी, या हम बहुत सारी बातें मैंने सीखी है, तो बहुत कुछ बजाने से, बहुत कुछ करने से आनंद नहीं आता है। बहुत आप प्रयास करते हैं, मुश्किल होता है, कुछ नहीं आ रहा है, और अचानक से आपको आ गया, तो उसमें मिलने वाली खुशी जो है ना, वो बहुत बड़ी है। तो उसकी मैं बात है। आज भी उस चीज का अनुभव करता हूँ। कुछ रात की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक आध फ्रेज नहीं आती है, और बजा लिया और आ गया, तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, आज का दिन बन गया। तो मुझे बताइए कि अभी जो गाना बजाते बजाते जी ये सूत्र क्लासिकल के साथ कैसे जुड़ा? जी, क्लासिकल तो मैं बहुत लेट आया। मतलब मैं एक्चुअली मैं गाना बजाने लगा खुद से, एक 4-5 साल गाना बजाने लगा खुद से, सब सारे गाने। मतलब आप नाम ले लो उस जमाने के, वो सारे गाने में बजाता था उस वक्त, कट टू कट, बीट टू बीट। लेकिन और बिलीव मी कि तब तक मुझे सारेगामापधनिसा पता नहीं था। एक दिन वही एक वही हमारे बैंड की जो गली थी, उसमें से एक आदमी आया था, लड़का आया था हमारा दोस्त। वो मेरे भाई को भी बांसुरी सीखनी थी, मेरा देख के मैं उससे भी थोड़ा लगा कि मैं भी बांसुरी थोड़ा सीखूं। तो उसने उसको सिखाने के लिए बुलाया था कि जो गाना बजाता है, तो उसने पहले शुरुआत किया कि ये सारे गमा पाधा निसा है, उसको सिखा रहा था। और मैं ऊपर गया मेरे रूम में, म्यूजिक रूम में, और देखा मैंने, बोले दिखा रहे ये सारे गाँव पधनिसा। मैंने लिया, अच्छा, फिर सारे गाँव पधनिसा, मतलब मैं बोला अच्छा इसे सारे गाँव पधनिसा कहते हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि सारे गाँव पधनिसा क्या है, और मैं गाने बजा रहा हूँ सब कुछ। तो एक सुरों के साथ एक लगाव सा हो गया था, प्यार सा हो गया था, और बांसुरी से प्यार हो गया था। तो बस उंगलियां चलती थी, अभी कैसे चलती थी उंगलियां मुझे भी याद नहीं, लेकिन उंगलियां चलती थी, गाना मैं बजाता था। और फिर ऐसे मुझे पता चला हमारे गांव में ही पुरुषोत्तम अंतापुरकर, मेरे जो पहले गुरुजी है, तो वो है बड़े बांसुरी वादक है, ऐसे पता चला, ऐसे चर्चा में थे। तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे सीखना है क्लासिकल। तो क्योंकि गाना जो है, और भी एक दो लोग थे जो बांसुरी बजाते थे, मैं उनके पास गया था सीखने के लिए, आपको बताऊं। तो मैंने उनको पहले बोला कि आप थोड़ा बजा के दिखाओ। तो उन्होंने बजा के भी दिखाया, तो बोले यार मैं तो इनसे अच्छा गाना बजाता हूँ, मुझे नहीं सीखना। लेकिन जब मैं पुरुषोत्तम अंतापुरकर जी के पास जाने का बोला, तो पिताजी लेके गए। पिताजी के उनके साथ अच्छे संबंध थे, उन्होंने हाँ कह दिया, और फिर वहां से मेरा सब चेंज ही हो गया, नजरिया बदल गया, और नजर भी आ गई। जो एक तो वो गाने के ऊपर तो बोलते थे बिल्कुल मेरे सामने, गाने की बात नहीं करना, गाने नहीं बजाने, हमें तो क्लासिकल करना होता है, और तुझे तो क्लासिकल का कुछ भी नहीं पता है, तुझे पहले सुनना पड़ेगा। तो पहले वो 6 महीने तो बांसुरी को हाथ ही लगाने नहीं दिया उन्होंने, बोले रोज आना है, सुनना है। वो थोड़ा सा 6 महीने सिर्फ सुनना है। ओके। नहीं, 6 महीने सुनना है ऐसे नहीं बोला है उन्होंने, बोला पहले सुनना पड़ेगा। कितना पता नहीं, 6 महीने तक उन्होंने बांसुरी को हाथ नहीं लगाने दिया। ओके। और मैं बड़ी मिन्नत करके संडे के दिन मुझे छुट्टी मिली। मैं तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो
बोले ठीक है चल संडे छुट्टी तुझे, एक दिन रियाज नहीं करेगा तो चलेगा। और रोज 2-2 3-3 घंटा वो रियाज करते थे और बस सुनता था। तो वो एक बड़ी नींव है मेरे लाइफ में, एक बड़ा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं वो सुना। क्योंकि क्या होता है आज के ज़माने में यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया जहाँ पे म्यूजिक मिलता है, कैसेट्स, रिकॉर्ड, सीडी सब कुछ अवेलेबल है। उस जमाने में तो कुछ नहीं था ना, रेडियो एक ही था और एलपी जो था वो भी सबके घर में नहीं होता था। हमारे घर में तो सिर्फ रेडियो था और बहुत लेट हमारे घर में टेप रिकॉर्डर आया। तो सुनेंगे कैसे? रेडियो से जब लगता था तो हम लोग सुनने के लिए पूरा बैठे थे, पूरी फैमिली सब साथ में बैठते थे। और या दिन में जो सवेरे और शाम को जो आता था म्यूजिक का टाइम, तो हमारे घर में वो लगता था, तो उतना ही सुनना। तो इन्होंने मुझे पहले कान तैयार करने पड़ेंगे, तो एक एक राग उन्होंने रियाज करते थे। बोले कुछ नहीं, सुनते रहो, कुछ डिफिकल्टी आए तो पूछना। क्या डिफिकल्टी आएगी, लेकिन वो उनका जो आज भी मैं इतना शुक्रगुजार हूँ मेरे पहले गुरुजी का कि इतना समय उन्होंने दिया मुझे। मतलब 6 महीने के बाद मेरा लगन देख के उन्होंने मुझे बांसुरी हाथ में दी, खुद से बांसुरी बनाई। रादर उन्होंने खुद बनाई, वो खुद बनाते थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। सो मुझसे भी करवाया, मुझे बोलते थे कि हाँ ये ऐसा होता है, यहाँ से ये करो तो ये होता है, वो तो सब बताते थे कैलकुलेशन कैसे होते बांसुरी के। उसके बाद मैंने मुझे ट्रेनिंग भी दिया, मतलब ऐसे ही कि पीवीसी पाइप इजीली अवेलेबल था, बैम्बू नहीं था, तो उन्होंने मुझसे वो भी करवाया। ये बैम्बू तो नहीं है, पीवीसी पाइप पे करो, खराब हो गया तो 20 रुपए का नया लेके आएंगे, तो उसमें क्या है। तो वो भी एक अच्छी बात उनसे मिल गई मुझे ऐसे ही विरासत में। और उसके बाद तो मैंने अभी भी कुछ लोग हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा बनाते हैं, जिनको मैंने तैयार भी किया है। आई एम नॉट अ फ्लूट मेकर, लेकिन आई नो कैसे बनाना चाहिए। तो और मुझे एक चीज बताइए कि ये बांसुरी बनाना सिखाने के पीछे उनका क्या मकसद रहा? उनका मकसद ये था, वो बोलते थे देखो ये हमारा वाद्य है, आपको आपके वाद्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भले आप जो भी बांसुरी आपके पास वो ट्यून में है कि नहीं आपको पता होना चाहिए। और वो जमाना तो ऐसा था कि वो बांसुरी लेने के लिए मुंबई में वगैरह आना पड़ता था, मुंबई पुणे जाते थे, ठीक है, तो या तो और भी कहीं पे। ये मैं बात बोल रहा हूँ आपको 90s की, ठीक है, ये 89 की 90 की बात होगी। तो कहाँ कौन इतने दूर जाएगा, तो ये कहा होगा, वो बोलते थे कि आपको आपकी बांसुरी जो है सुर में है कि नहीं पता होना चाहिए, दूसरा आपको उसको ट्यूनिंग आना चाहिए, और तीसरी बात वो कहते कि वो आत्मनिर्भर, तो अभी मोदी जी कह रहे हैं, वो तो बोलते थे उस वक्त कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए, आपको कुछ मिले ना मिले आपको खुद का इंस्ट्रूमेंट बना के बजाना चाहिए। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन कई दर्शकों के दिमाग में ये बात आएगी कि अक्सर जो वाद्य यंत्र है उनको ट्यून करते हुए हमने वाद्यकारों को देखा है, मतलब वो कभी तबला पका हुआ जिसको वो ठोक के ठीक किया जाता है, या तारों को कसा जाता है। ये बांसुरी को ट्यून करते हुए मैंने तो आज तक किसी को मंच पर देखा नहीं है। तो ये आपके गुरुजी किस ट्यूनिंग की बात है? नहीं देखिए, एक तो आपने स्टेज पर इसलिए नहीं देखा है क्योंकि बांसुरी एक बार ट्यून हो जाए अपने हिसाब से तो उसके बाद स्टेज पर बजाई जाती है, फिर उसमें बाकी चेंजेस नहीं होता है। और पिच में कभी हाई है कभी कम है, तो क्या होता है जैसे कि अभी हम बजा रहे हैं, ये है हमारा सा, मानो ये स्वर थोड़ा लग रहा है कि चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते, बांसुरी को अंदर घुमाते, तो हमारा सा कम हो जाता है। जैसे क्या बात, आधा स्वर नीचे भी जा सकते, ऊपर भी। मतलब एक ही बांसुरी में हम 3 प्रकार के सा बजा सकते हैं, 3-4 जो भी है, थोड़ा इधर उधर, वो हर एक बांसुरी वादक करता है स्टेज पर या करती है।
लेकिन उससे पहले वाली बात होती है कि ये क्यों बोलते थे आपको बांसुरी आनी चाहिए, वो बोलते थे कि फाइन ट्यूनिंग जो होता है ना, वो हर एक का पिच जो हम बांसुरी यहाँ रखते हैं, जो ब्लो करते हैं ना, तो ये हमारे लिप्स और ये बांसुरी का होल है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये सबका अलग होता है, जिसे हम पिच कहते हैं। ये जो पार्ट है वो पिच सबका अलग अलग होता है। फ्लूट मेकर का आपका अपना खुद का पिच है, उसके ब्लोइंग के हिसाब से वो बनाता है बांसुरी। तो ऐसे भी होता है बांसुरी में, किसी को, मुझे शायद गंधार जो है वो मुझे बांसुरी में कम लगेगा, तो मेरे हिसाब से वो करना पड़ेगा। किसी को वही बांसुरी चढ़ी हुई लगती है, वही गंधार चढ़ा हुआ लगता है, पंचम थोड़ा कम लगता है, किसी को जवारी ज्यादा ओपन लगती है। तो हर एक के आप बोल सकते हैं, हर एक का अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है अपने पिच के हिसाब से। तो फ्लूट मेकर क्या करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारे फ्लूट मेकर का, क्योंकि इतना फाइन ट्यून वो अच्छा करते हैं, सब लोग अच्छा करते हैं सब, और कोशिश करते हैं कि उनकी फ्लूट वो वादक बजाए और वादक को आनंद आए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मेरे पास किसी की भी फ्लूट हो, मेरे पास आती है, तो मेरे हिसाब से मैं अपना काम करता रहता हूँ कि भाई मुझे ये जवारी ओपन करना है, मैं अपना सैंड पेपर लेके, या तो बहुत कुछ मेरे पास और भी है सब, ये लेके कहीं घिस रहा हूँ, कहीं पे ये करके जब भी बांसुरी आ जाए तो मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। और ये जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है मुझे कि इस प्रकार से ट्यूनिंग का काम होता है, सो ये घर में किया जाता है, स्टेज पे तो नहीं करते। स्टेज पे तो हम सिर्फ अंदर बाहर घुमाते हैं, तबला इसलिए क्योंकि बाकी वाद्यकार जो है वो उनको करना पड़ता है। जी, आपको एक गुरुजी का वाकया बताता हूँ। एक बार जुगलबंदी थी गुरुजी और शिव कुमार शर्मा जी की। ये आप हरि प्रसाद जी की बात कर रहे हैं? जी, गुरुजी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, तो उनका जुगलबंदी का प्रोग्राम था, और उनका संतूर जो उन्होंने ट्यून कर लिया, जो कि बांसुरी की सुर से थोड़ा सा कम था। तो कम था, तो ये सुर है मानो उनका सुर, तो गुरुजी ने पूरा आधा सुर बांसुरी को उतार के अंदर घुमा के उसी बांसुरी पे प्रोग्राम किया। सो ये होती है ट्यूनिंग की और रियाज की बात कि चलो हम अंदर घुमा के भी एडजस्ट कर ले। तो ये बात स्टेज पर होती है। ये तो प्रोग्राम होने के बाद फिर इन्होंने, पंडित जी ने, शिव कुमार शर्मा जी ने बताया भी था मैंने, और ये वाकया सुना भी है उनके मुंह से। तो ये तो खैर, जो भी हम ड्यूएट बजाते हैं तो सितार के साथ है, संतूर के साथ और किसी के साथ है, उनके बीच में थोड़ा मानो उनके इंस्ट्रूमेंट लग गया है तो उनके बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिंग, कि भाई अंदर ट्यून कर लो बांसुरी को, मतलब अंदर घुमा लो, स्वर कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना कसने के लिए कोई है ना हथौड़ी हम यूज कर सकते, तो उसको कम ज्यादा किया। बांसुरी तो सबसे कुदरती जी, जिसमें बाहर से कुछ आया नहीं है, बस वो तो कुदरत की देन है एक तरह से। एकदम सही बताया आपने। और वो गाना तो आपके भीतर है, वो गाना बांसुरी में भी नहीं है, बांसुरी आपका साथ देती है। जी, बांसुरी को दूसरा गला ही हम कहते हैं, जो यहाँ से नहीं निकाल पाते हैं वो। क्या बात है, सोच तो वही है, जो गाना जो भी है हम लोग उसी को उसी में बांसुरी में ढाल के बांसुरी हमारी आवाज बन जाती है। और इतनी मीठी होती है। जी, इसके बारे में तो क्या कहे, बांसुरी की आवाज इतनी मीठी है। आपने देखा होगा रोड पर जो आदमी बांसुरी बेचने के लिए जाता है, उसके पास छोटी सी बांसुरी थी, लेकिन देखो इतना दूर से भी सुनाई देती हुई मिठास है उसमें। उसने कहीं पे क्लासिकल का शिक्षण नहीं लिया है, देखो, लेकिन कितनी मिठास है, वो वाद्य ही ऐसा है। बांसुरी के बारे में बोला जाता है कि फ्लूट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट व्हिच टचेस योर सोल, आत्मा को स्पर्श करने वाला वाद्य। यही कारण होगा भगवान श्री कृष्ण जी ने उसने ये बांसुरी को अपने साथ में रखा। उनको भी बहुत आनंद मिलता होगा रियाज करने से बांसुरी का। और हम लोग भारत में तो उनको पूछते हैं, इसलिए बांसुरी एक ऐसा वाद्य है, भारत की बात करूं मैं तो, कि बांसुरी ये वाद्य पता नहीं है ऐसा कोई नहीं है। आप पूछो सितार, तानपुरा,
ये सब लोगों ने देखा नहीं है, स्रोत सबने देखा नहीं, लेकिन बांसुरी सबको पता है। सबने बजाई होगी कहीं ना कहीं, शायद वो ये सीधी वाली बांसुरी को तो फूंक सबने मारा ही है। सबने मारा है, तो फूंक सबने वो फ्लूट पे मारी है बचपन में, हर एक ने। आप 99% पकड़ लो, आप सबने वो यूज किया है कभी ना कभी, बांसुरी के ऊपर कुछ ना कुछ सुर निकाले। मेरे जैसे को कुछ थोड़ा आगे आगे ज्यादा सुर मिल गए, इसलिए मैं आज आपके सामने देखो बांसुरी के कारण ही तो बात कर रहा हूँ। सही सही बात। तो पर एक चीज मुझे और बताइए, आप बहुत विनम्र है, ये अलग बात है, मैं भी दर्शकों को बताऊंगा आप क्या क्या कारनामे कर रहे हैं जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि तो ये 40 गांव में आप सीख रहे थे अंतापुरकर जी साहब के साथ। जी जी। तो फिर वहां से ये मुंबई का सफर जो है, ये कैसे तय हुआ? देखो, मैं उसके 2-3 रीजन है, और एक्सीडेंट भी है उसमें। एक्सीडेंटली मैं ये फील्ड में आ गया हूँ, लेकिन रियाज एक्सीडेंटली नहीं किया। रियाज बचपन से करता था, बचपन से मेरा आइकॉन हमारे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ही थे, आज भी है और सदा रहेंगे, वो तो गॉड ऑफ फ्लूट हमारे भगवान है। तो और बचपन से इच्छा एक ही थी, हमारे अंतापुरकर गुरुजी ने भी वही बोला है और गुरुजी ने भी वही बोला है कि दोनों गुरुजी ने वही कहा है कि आप सिर्फ अच्छा बांसुरी बजाने की कोशिश करो, बाकी किसी चीज के पीछे मत जाओ। सो वो कोशिश तो रही है, लेकिन वो कोशिश थोड़ी सी कम हो गई। हमारे गुरुजी जो अंतापुरकर जी थे, वो थोड़ा एक बार नाराज हो गए, उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त उनको इच्छा थी कि मैं, उन्होंने कुछ देख लिया था, वो बोलते थे मुझे, यहाँ गुरुजी के पास आ गए तो बोलते थे कि मैं देख रहा था कि तुम कर सकते हो और इसमें तुम्हें गति है, चालना, तुम्हारे विचारों को इस क्षेत्र में गति है, ऐसे कहते थे वो। तो वो मैं देखता था, लेकिन उस वक्त उनको लगता था मैं कि पूरा ये करके रियाज करूँ, लेकिन मैं कॉलेज के डेज है वो, तो क्या बताऊं अभी, कॉलेज के डेज टेस्ट और एग्जाम देना ही पड़ता है तो कॉलेज के डेज में वो एंजॉय भी किया, सब एकदम फुल कॉलेज लाइफ एंजॉय की, लेकिन पैरेलली रियाज थोड़ा थोड़ा चल रहा था। वो बोले कि मैं जाऊँ, वैसे भी मुझे जो सिखाना है मैंने तुम्हें सिखा दिया, अबे तुम्हें बांसुरी करनी है तो या तो तुम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास जाके सीखो, या तो छोड़ दो बांसुरी। ये एक इंसिडेंस। सेकंड, उन्होंने ये तो हो गया। सेकंड, मैंने ग्रेजुएशन का मेरा जो लास्ट पेपर था मर्केंटाइल लॉ का, तो आप क्या बोले? मैं एक बार फिर पूछूं, क्या बोले आप? मर्केंटाइल लॉ आपने पढ़ा है? ओके। हाँ जी, वो सब्जेक्ट था तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये मेरा ये मेन सब्जेक्ट था, और बाकी तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मर्केंटाइल लॉ, ये सब था साइड बाय साइड। एमबीए करना दिमाग में था, प्रिपरेशन चल रहा था, और पैरेलली कोरुगेटेड बॉक्सेस का फैक्ट्री डालनी थी, सो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के रखा था, और डीआईसी में जाके उसके ऊपर भी कुछ काम कर दिया था, मैंने शुरू कर दिया था। और उसी दरमियान लास्ट पेपर हो गया, फिर मैं कॉलेज कट्टा जो होता है उसमें बैठा और सोचा कि अभी क्या करें, अभी फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक साथ में फ्रस्ट्रेट भी हो गया और मुझे दिशा भी मिल गई कि मैं वाला कहीं से शुरू करे तो जीरो से स्टार्ट करना है। एकदम दिमाग में वो भी आया कि हमारे गुरुजी ने भी बोला है बांसुरी करना है तो ये करो, और मैं बोला चलो बांसुरी को 1 से 10 तो पता है, 11 से शुरू करेंगे, ट्राई तो करते हैं, जस्ट ट्राई तो करते हैं, ऐसा सोच मतलब विचार आया दिमाग में। देन आई केम टू मुंबई, गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने बोल दिया हाँ ठीक है चलो सीख सकते हो, और शुरू हो गया। तो देखो कहा कोरुगेटेड बॉक्स का प्रोजेक्ट बाजू में हो गया, बाकी कुछ हायर एजुकेशन और कुछ करना, ये सब दिमाग में वो सब जो था वो सब निकल गया। और तो मुझे बताइए कि पंडित हरिप्रसाद जी ने आपको स्वीकार कर लिया अपने शिष्य के रूप में? हाँ जी, कोई आपका टेस्ट नहीं, उन्होंने नहीं लिया? टेस्ट मतलब जब मैं पहले दिन गया, उनको अपॉइंटमेंट मिली, दरवाजा उनका, क्लास खत्म होते ही वो बाहर निकले, मैं बाहर खड़ा था, वो एकदम साष्टांग दंडवत किया मैंने उनको और इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद फटाफट बोल दिया ऐसा 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 मैं कर रहा हूँ, ये है ये है ये है।
बस माँ जी आपके पास बांसुरी सीखनी, मेरे गुरुजी ने बोला है। बोले हाँ। तो वो बोले लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बोले मैं 1 महीने बाद आऊंगा, तब तक हमारे गुरु बहन थी तो उनके पास बोले फ्रांसवा करके एक थी फ्रांस की, तो बोले थोड़ा इनको जरा देख लेना कैसे बजाता है, वो भी देख लेना, और बोले 1 महीने के बाद मिलते हैं। फिर आगे जाके रुके, बोले फिर तुम कैसे करोगे यहाँ रहने का? नहीं का मतलब यहाँ तो रहने का कुछ नहीं मेरा, तो लेकिन मैं अप डाउन कर लूंगा, आई मैनेज। मैं चालीसगांव से थोड़ा फिर उसके बाद गुरुजी आ गए, उनके सामने थोड़ा बजाया, उन्होंने हाँ कह दिया, फिर स्टार्टेड ट्रैवलिंग चालीसगांव टू मुंबई। अच्छा। बाय ट्रेन कुछ ज़्यादा नहीं, एक साइड से कुछ 6-7 घंटे लगते थे, तो दिन में बस 6-7 घंटे। हाँ हाँ, तो क्या दिन में 12-14 घंटा तो मैं ट्रेन में रहता था, वो बहुत बड़ा रियाज हो गया मेरा। बहुत बड़ा रियाज। और बाकी का समय देन आई केम टू मुंबई, वो रहने की व्यवस्था हो गई कुछ महीना ये करने के बाद। सो दिस वाज द जर्नी। मुझे ज़्यादा सच में क्या होता है कि ये जो भी है किया है, वो ट्रैवल किया, ये किया, आज के डेट में बोलूँ तो लोगों को, सब लोगों को तो आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल करना है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार 2 घंटा मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। मेरे मन में कभी आया ही नहीं, मैं बोला ठीक है यार, 7 घंटा जाने को 7 घंटा आने को 14 ही घंटा जाएगा, ठीक है क्या है उसमें। सो एवरी ऑल्टरनेट डे में जाता था, चालीसगांव से मुंबई, मुंबई से वापस चालीसगांव, बीच में कुछ नहीं, बीच में सिर्फ बांसुरी। जो सीखा है वो जाते जाते बहुत समय होता था ना, 7 घंटा मतलब बहुत समय, जो सीखा है वो गाना गुनगुनाता रहता, उसी बहाने थोड़ा गाने का भी रियाज हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दीवानापन है बांसुरी का, यही आज रंग ला रहा है। और तो और बताइए, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं, सबको तो ये सौभाग्य मिलता नहीं है गुरुजी के साथ बैठने का, सीखने का, तो कुछ बताइए कि उनसे उन्होंने आपको क्या बांसुरी तो सिखाई, इसके अलावा और क्या क्या सीख आपको मिली? देखो मैंने गुरुजी से तो अभी भी सीख रहा हूँ, तो इतने साल हो गए, अभी भी लगता है कि बहुत कुछ बेसिक बातें भी रियाज करनी बाकी है, रियाज करना और सीखना अभी भी जारी है और चलता रहेगा। सो बहुत सारी बातें सीखी गुरुजी से, सिर्फ बांसुरी नहीं, तो कैसे रहे, कैसे क्या क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, यहाँ से लेके बहुत सारी बातें। और मेरे लिए तो गुरुजी सब मेरे गॉड ही है, और बहुत सारी हमारे चर्चा भी होती है, मेरे दिमाग में कुछ आता है मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है तो करो। वो कभी उन्होंने आज तक ना नहीं बोला है, लेकिन कभी ऐसे लगता है वो हाँ में भी ऐसे एक थोड़ा सा कुछ एक स्वर बदल जाता है, तो समझ जाना है कि भाई हमें सोचना है, करना है कि नहीं। इस हाँ में भी ना है। वो जो आपने बंसी के बारे में बताया कि वो अंदर करके बजा दिया, जी तो उसका मतलब बदल गया। नहीं, और वो एक ट्यूनिंग गुरुजी के साथ है, उनका प्यार है, मेरे लिए तो वही बड़ी बात है कि उनका प्यार मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है, उनके साथ स्टेज शेयर करने को मिलता है। बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे मम्मी पिताजी, उनको तो मैं जब गुरुजी ने हाँ कहा तो मैं वापस जब चालीसगांव आया उनको बताया, तो दे वर सो हैप्पी कि अरे वाह अच्छा है। पिताजी ने बोला भाई करो, मुझसे तो बहुत कुछ नहीं, जितना बन पाएगा मैं करूँगा, लेकिन करो। हमारे गुरुजी को भी बहुत अच्छा लगा, वो बोले कि बोले यही मैं चाहता था कि मैं तो उनको बहुत मानता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, तो तुम्हारे रूप में मैं भी उनसे सीख रहा हूँ, ऐसे में मुझे समाधान होगा। बोले क्या बात है, मतलब ये भी आपके हम गुरुजी हैं, उनका बड़ा बड़प्पन है। जी वो पंडित विजय राघवराव जी के शागिर्द थे, और वो शैली और गुरुजी की शैली दोनों संगीत शैली का उनका बहुत अच्छा अभ्यास था, और वो दोनों शैली बजाते थे, वो मुझे बताते भी थे कि ये इनका ऐसा है, ये ऐसे बजाते हैं, ये ऐसा है, ये
मिला उनसे नॉलेज। पंडित जी के बारे में एक छोटा सा किस्सा मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज शेयर करेंगे। एक बार क्या हुआ कि मुंबई में पृथ्वी थिएटर में जो है ना नए साल का उत्सव हो रहा है, तो नए साल में पार्टियां होती है, लेकिन ये संगीत की पार्टी थी, संगीत का उत्सव था, तो रात भर चला पृथ्वी जी थिएटर में। और मेरे मित्र गुंदेचा बंधु है, वो वहाँ गाने आए हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो जब वो उनका कार्यक्रम खत्म करने के बाद अपने ग्रीन रूम में वहाँ पे पीछे गए सामान अपना लेने के लिए, मैं भी उनके साथ था, और गुरुजी बैठकर वहां पर बंसी बजा रहे थे आंख बंद करके। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको उस रूप में बंसी बजाते हुए देखा, मंच पर नहीं। और हम तीनों, रमाकांत जी, उमाकांत जी और मैं, हम तीनों चुपचाप वहां पर बैठ गए बच्चों की तरह, उनको सुनते रहे। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे लिए जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख थी, उन्होंने आंखें खोली, मुझे तो जानते नहीं थे, उन दोनों को देखा और बात की कि अरे भाई तुम लोग बहुत अच्छा गा रहे हो वगैरह वगैरह। फिर बोले सुबह के 4 बजे थे, सुबह के 4 बजे थे, तो कॉन्सर्ट खत्म हो गए, 4 बजे कहाँ होता है। और वो बोले कि थोड़ा मौका मिल गया तो बस अकेला बैठकर रियाज करना। तो मैंने ये बहुत बड़ी बात उस दिन सीखी, कलाकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो भी रियाज करते हैं तो हमको कितना रियाज करने की जरूरत है। और वो मैं हमेशा लोगों से, उनकी रियाज की बातें तो बहुत सारे हैं। रिकॉर्डिंग के समय में भी वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, खाली है, जब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं अपने अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। कभी टेरेस पे जाके बजा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पूरा ट्रेन में बजा रहे हैं। ये सारा मैंने इतने सारे लोगों से सुना है, उनके जो संगीतकार रहे या ये जो रहे हैं, उन लोगों से इतना मैंने सुना है। तो वो उनकी देखो उम्र है 82 कंप्लीट किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, किसी भी साधारण आदमी को वो काम करने के लिए 200-300 साल लग जाएंगे। वो उन्होंने वो काम एट द एज ऑफ 50-60 में खत्म कर दिया वो काम। सही बात, समय से आगे, बहुत आगे है वो। हमारे मन में कुछ विचार आता है कि भाई ऐसा कुछ बनाए, हम कुछ बजाए धुन और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करें, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो 25-30-40 साल पहले गुरुजी कर छोड़ चुके हैं। इसीलिए वो गुरुजी हैं। इसलिए गुरुजी सच। तो मुझे बताइए, एक चीज और बताइए कि मुझे आपके बारे में पता है, तो जी लगता है कि गुरुजी की जो परंपरा है उसको आप आगे ले ही जा रहे हैं। आप हालांकि बहुत विनम्र होकर कहते हैं कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को आपने सिखाया होगा। मैंने आपका बांसुरी उत्सव एक बार अटेंड किया है, और वो जो समा बंधा, जो अभी तो मैंने सबको दिखाया है वो एक क्लिप है, लेकिन खुद वहां बैठकर जब 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग बांसुरी बजा रहे हैं, जो सब आपसे सीखे हुए जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं सभी दर्शकों से कि गुरुजी ने बांसुरी को वो ऊंचाई दी है, और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विवेक जी जो है वो बांसुरी को विस्तार दे रहे हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आपने इतने लोगों को बांसुरी सिखाई है, और तो मुझे सबसे पहले बताइए कि बांसुरी उत्सव जो है और ये फ्लूट सिम्फनी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे आपकी मंशा क्या? देखिए, बांसुरी उत्सव के बारे में तो क्लियर है, इतने सारे फेस्टिवल भारत में होते हैं, भारत के बाहर होते हैं, और मैं बहुत सारे जगह पे घूमा और देखा कि एक फेस्टिवल में मानो 3 दिन का फेस्टिवल, उसमें एक 2-4 गाने रहेंगे, बाकी के इंस्ट्रूमेंट और फ्लूट थोड़ा सा रहेगा उसमें, एक कार्यक्रम फ्लूट का होगा। ऐसे सब जगह पे होता है। तो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि बांसुरी के लिए कुछ क्यों ना हो कि एक फेस्टिवल डेडिकेटेड टू बांसुरी होगा। क्या बात है। Then I named it
बांसुरी उत्सव, और 2007 में मैंने स्टार्ट किया। और उससे पहले ही मेरा फ्लूट सिम्फनी जो आपने बोला, तो ये दोनों मैंने एक साथ लॉन्च किया था। और सिम्फनी जो है ये भी ऐसे में डांस में बजाता था। बिरजू महाराज जी के संगत में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो एक बार ऐसे ही डांस में उनके संगत में मैं बजा रहा था, महाराज जी और उनके शिष्य और वो सब ऐसे अलग अलग पोजीशन में एक वो किए, मुद्रा की, और मैं उनको एक्कम्पनीमेंट किया। तो उस वक्त फ्लैट मुझे ऐसे लगा कि वो उनकी मुद्राएं नहीं है, वो बांसुरी है। अरे अच्छा। हाँ, तो ऐसे एक क्या कहते हैं उसे, साक्षात्कार बोलो कि ऐसे, या क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, राइट वर्ड नहीं है। तो मुझे पहली बार ऐसे लगा कि अरे ये देखो, ये अलग अलग मुद्रा में बांसुरी है लेकिन कितना सिंक्रोनाइज लग रहा है। तो मैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर ऐसे मुझे लगता था कि जब सुनता था गाने में भी इतने सारे वायलिन का बड़ा ग्रुप पहले तो बहुत होता था ऐसे, लेकिन वो कितना अच्छा लगता है। मतलब इतना ग्रुप यदि मैं बांसुरी का करूँ तो कैसे होगा, ऐसे विचार मन में आया। ये तो 2002-3 साल की बात होगी जब दिमाग में ये विचार आया पहली बार। उस पर काम करना शुरू किया, और फिर मेरे शागिर्द लोगों को भी बोला कि देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है, इमीडिएट होने वाला काम है नहीं, कोशिश करेंगे और मेहनत लेंगे। तो शुरू हुआ सिलसिला रियाज का, और इंडियन कंपोजिशंस, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कंपोजिशन, लेकिन वो हारमोनी की तरह, मतलब वेस्टर्न में जो हारमोनी को महत्व दिया जाता है, तो हम ऑर्केस्ट्रा हारमोनी। अभी सिम्फनी में भी क्या होता है कि पूरे ग्रुप में एक दो फ्लोटिस्ट होते हैं, या दो तीन फ्लोटिस्ट होते हैं, बाकी का सब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा मैंने 100 लोगों की, 111 लोगों की भी सिम्फनी की है, जिसमें इतने सारे 100 फ्लॉटिस्ट हैं, और बाकी फिर अकम्पनीमेंट के लिए हमने थोड़ा सा परकशन ले लिया, तबला ले लिया, टिम्फनी ले लिया, या कीबोर्ड, या तो पियानो, या ऐसे कुछ ले लिया। और एक्सपेरिमेंट हम करते रहते, हर साल कुछ अलग अलग करते रहे। तो एक अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो गई करते करते। और फिर 2007 में मैंने वो सिम्फनी बांसुरी उत्सव दोनों एक साथ लॉन्च किया। और फिर वो पहली बार किया था ये सब मैंने, तो ऐसा भी कुछ पहली बार हुआ, तो सारे गुणीजनों ने, आप जैसे लोगों ने उससे आशीर्वाद दिया, आज भी दे रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद तो गुरुजी से मिला है। गुरुजी ने उसके बाद जो बोला है, मेरे पास उसके वीडियोस भी है, गुरुजी ने जो बोला है वो, क्योंकि उन्होंने मेरी ये साइड देखी ही नहीं थी। गुरुजी और गुरु माँ दोनों ने इतना प्रेज किया। गुरु माँ स्पेशली, हमारी जो गुरु माँ है अनुराधा जी चौरसिया, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करती है हमको, बहुत ये है। और उन्होंने जो फर्स्ट टाइम प्रेज किया, क्योंकि उन्होंने तो ज्यादा कभी देखा नहीं था हमें, गुरुकुल में ही आते थे हम तो उतना ही, लेकिन ये जब पहली बार उन्होंने सिम्फनी देखी और हर साल आती है, तो उनके शब्द जो है वो थकते नहीं हो, इतना प्रेज करते थे। ये एक एनकरेजमेंट है, और गुरुजी के मुंह से आया हुआ जो आशीर्वाद है, उनके शब्द है, आशीर्वाद है, उससे प्रेरणा और बढ़ती रही और काम चलता है। तो मुझे एक चीज और बताइए कि जब ये 100 लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं जी, तो इसकी तैयारी में तो बहुत वक्त लगता होगा, बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ, मेहनत लगती है। मेरी तो मेहनत है, लेकिन जो सारे बजा रहे फ्लॉटिस्ट उनकी भी बड़ी मेहनत है। सब लोग हम एक परिवार ही है, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस चेक करते हैं। हम तो घंटों बैठते, एक बार बैठ के तो 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा प्रैक्टिस चल रही है। एक दिन, 2 दिन, 2 महीना, 6-6 महीना भी तैयारी को लग जाता है। कभी कभी कुछ मुश्किल कंपोजिशन है तो मेनली क्या फ्लूट में इतने सारे फ्लूट एक साथ एक सुर में बजाना, वही सबसे बड़ी दिक्कत है, वही चैलेंज है। उसके लिए हमें रिहर्सल करनी पड़ती है। तो लेकिन सब लोग अच्छे हैं, एवरीवन इज वेरी गुड। मतलब मैं सब लोग अच्छे हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मैं दिखावे के लिए नहीं। आप किसी एक को भी चुन लो इसमें से, पूरे ग्रुप में से 100 लोगों में से किसी के ऊपर उंगली रखो और बोलो उसको बजाने के लिए इंडिविजुअली,
वो बजाएगा सब कुछ, क्योंकि ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जो जिसमें बहुत सारे लोगों को लेके बैठे और बाकी की एक्टिंग कर रहे हैं, कोई बजा नहीं रहा या कुछ अलग ही हो रहा है। हमारे इसमें वो एक्टिंग मुझे पसंद नहीं है, इसलिए रिहर्सल बहुत होती है और जो भी है सब लोग अच्छी तैयारी करते हैं। नहीं, ये तो जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है उन लोगों के लिए भी। जी देखो ना, मुझे तो गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के लिए इतने साल लग गए। इन लोगों का वो तो अच्छा है कि इन लोगों ने, सब लोगों ने जो भी पहली बार बजाया सिम्फनी में, वो देखने के लिए साक्षात गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। तो ये मेरे साथ सब लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है हर साल। गुरुजी है कितने सारे, पिछले साल मुझे बहुत आनंद होता है कि हमारे जो स्वर्गीय पंडित जसराज जी, वो भी बांसुरी उत्सव में आए थे, हमने फेलिसिटेट भी किया और उन्होंने सिम्फनी देखी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, विद्वान इंद्रमणि जी से, बहुत सारे गुणीजनों ने देखा भी है प्रोग्राम बांसुरी उत्सव में, उन्होंने सिम्फनी अटेंड की है, आशीर्वाद मिला है। तो वो एक मुझे पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने एक बार देख के फिर उन्होंने बताया था, सजेशन दिया था कि ये पार्ट जो है इसमें से तुम ये निकाल दो, इसी के ऊपर फोकस करो, बस वो वाक्य उन्होंने बोले, बाकी कुछ नहीं बोला। लेकिन उसमें भी मुझे इतना कुछ मिल गया, बोला अरे हाँ ये उन्होंने बोला है, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। सो उसके बाद मैंने कुछ बदलाव भी किए, गुरुजी तो बताते ही रहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि विवेक जी ने बांसुरी को विस्तार दिया, तब एक तो ये कहीं ना कहीं उसके भीतर मेरी ये मंशा थी, आपको बताऊं कि बांसुरी उत्सव अपने आप में मनाना एक बहुत, ये 12 साल हो गए, 12 बांसुरी उत्सव हो गए हमारे, 12 बांसुरी उत्सव हो गए। और अब आपका एक ऐप भी है, माय गुरुकुल ऐप। जी, वो भी बस ये बांसुरी की ही देन है। बांसुरी इतना करते करते घूमता था, तो अभी तो सब इतने सारे लोग मिलते थे और बोलते थे सीखना है, आप स्काइप क्लास लेते हो क्या, ये होता है क्या, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या सब जगह पे मुझे मैसेज भी आते थे कि आई वांट टू लर्न। अभी भी, आज भी आते हैं, आज सवेरे भी कुछ मैसेज आया, मैंने सवेरे देखा खोल के। तो मैं तो फिजिकली तो ऐसे तो करता नहीं हूँ, पॉसिबल नहीं होता है। ठाणा में एकेडमी है, बस एकेडमी में जो भी 100-200 लोग हैं मैं उनको सिखाता हूँ, या मेरे गुरुकुल में। तो बाकी तो स्काइप क्लासेस वगैरह मुझे आता नहीं, कैसे करना पता नहीं था, तो मैंने उसमें सेक्शन में गया ही नहीं कभी, वो डिपार्टमेंट में। लेकिन दिमाग में था कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को सीखने की इच्छा है। और हमारे जो भी लेजेंड्स है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, फिर पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, या जो भी है, सारे लोगों ने अपने भारतीय वाद्यों को पूरे विश्व में फैलाया है, उसमें दिखाया है कि ये वाद्य है और ये संगीत है, भारतीय संगीत है। सो म्यूजिक तो हमारा पहुंच गया। सो नाउ नेक्स्ट काम जो है हमें वो भी करना है कि चलो हम भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो हम तो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भारत में, भारत के बाहर भी कोने कोने में लोग हैं, दे वांट टू लर्न, ऑथेंटिक लर्निंग उनको चाहिए, सीखना चाहिए, उनको सीखना है, लेकिन टीचर नहीं मिल रहे, कहीं पे कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है। और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ, अभी तो बात करें तो अमेच्योर्स लोग कुछ भी डाल रहे हैं जिसमें ऑथेंटिक उनको मिलता नहीं, तो वो भी आते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें भी सीखने को मिलता है। लेकिन ये सब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिस्टम है वो कहाँ है, मिसिंग पार्ट, स्टेप बाय स्टेप। और आपने बिल्कुल दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बोली। एक तो बोला आपने ऑथेंटिक, क्योंकि बहुत सारे लोग डाल रहे हैं जिसमें से वो कितना ऑथेंटिक है, जो हमारी जो मार्ग है, जिसको हम मार्ग बोलते हैं, जी, उस मार्ग में हम जैसे डॉक्टर लोगों का एसोसिएशन है, वो उनका होने के बाद वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, ना ही बन पाएगा। तो लेकिन एक है जो ट्रेडिशन है, गुरुकुल परंपरा, जैसे मैं गुरुकुल परंपरा में सीखा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, तो
वही मुझे लगता है ये जो स्टाइल है गुरुजी की स्टाइल, वो मुझे लगता है कि और डिजिटली हम करके रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर उस दरमियान फिर मेरे शिष्य है हर्ष करके, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते, मेरे साथ 13-14 साल से सीख भी रहे। तो उन्होंने भी बोला कि सर हम ऐसा कुछ करते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसे हम ऐप बनाएंगे उसमें करेंगे, तो मैं बोला हाँ चलो करते हैं। मैंने स्टार्ट किया और फिर अभी उसमें डिप्लोमा कोर्स भी है बांसुरी में, और 40 से भी ज्यादा देशों में ये ऐप यूज हो रहा है पूरी दुनिया में, 2 लाख के आसपास। मैं 1 मिनट आपको यहाँ थामना चाहता हूँ। तो ये 2017 से शुरू हुआ सिलसिला हाँ ऐप का? 2017 में इसे लॉन्च किया और आज 40 देशों में लोग सीख रहे हैं। जी 40 से भी ज्यादा, मैंने बाकी का तो मुझे आप एक चीज बताइए कि चलिए ठीक है, कई देशों में भारतीय लोग भी होंगे जिनको हिंदी आती होगी, जो सीख लेते होंगे, इंग्लिश आती होगी सीख लेते होंगे, लेकिन 40 देश का मतलब है इसमें बहुत सारे देश ऐसे भी होंगे जिनको हमारी भाषा नहीं आती। जी बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बताया है, पूछा है। इसमें देखिए अभी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। रशियन कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, सो उनको हिंदी पता नहीं, इंग्लिश पता नहीं, दोनों लैंग्वेज उनको पता नहीं। इस दोनों लैंग्वेज के अलावा तीसरी लैंग्वेज मुझे आती नहीं, जो मैंने आप यूज किया है, एक तो हिंदी इंग्लिश मिक्स और सबटाइटल्स इन इंग्लिश। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा ये किया, उनको रशियन लैंग्वेज में कुछ चाहिए था, तो हमने थोड़ा सा कुछ स्टडी मटेरियल उनको दिया और उन्होंने वो रशियन लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर लिया, और यार लर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुपर्बली कर रहे हो उसमें से। सो लैंग्वेज, म्यूजिक इटसेल्फ लैंग्वेज, तो दूसरी लैंग्वेज का कुछ बैरियर इसमें नहीं है, बस सीखने की इच्छा है तो उससे नॉलेज मिलना चाहिए। तो मेरे पास जितना है मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पास है, मैं आनंद ले लो, आप भी आनंद ले लो, तो इसलिए माई गुरुकुल ऐप बनाया। ये आपने इतना बड़ा कदम उठाया विवेक जी, मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन सब लोग ऑनलाइन जाने की सोच रहे हैं मजबूरी में, तो मजबूरी में सच्ची 2017 में अपना ऐप बना दिया, और हर्ष को भी मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने ऐप बना दिया, 40 देशों में लोग सीख रहे हैं और हमारी बांसुरी को सीख रहे हैं। तो हाँ, ना कि सिर्फ बांसुरी, लास्ट ईयर हमने डिप्लोमा लॉन्च किया बांसुरी का, और बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी ऐड किए, जैसे तबला, सितार, वायलिन, और ये इंस्ट्रूमेंट इसमें उस्ताद फजल कुरैशी तबले के लिए है, सितार के लिए पंडित रविचारी जी, वायलिन के लिए पंडित मिलिंद रायकर है, और अभी 1-2 दिन में मैं अनाउंस करूंगा, हम और एक नई फैकल्टी, मतलब कार्नेटिक फ्लूट हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं, उसके सब शूटिंग और वो सब स्टार्ट है। तो जो नाम आप बता रहे हैं ये सब ऑथेंटिक हाँ मतलब और ये सब जो है एवरीवन इज परफॉर्मर, और बहुत बड़े गुरु के पास सीख रहे हैं, उनको सिखाने का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि परफॉर्मर इज डिफरेंट थिंग, टीचिंग इज डिफरेंट। सो मैं इसमें चाहता हूँ कि जो परफॉर्मर भी हो, और चाहता हूँ जो इनको सीखने की कला भी अवगत हो, सिखाने की कला भी अवगत हो। तो ऐसे सारे गुरु है इसमें, और भी बहुत सारे जो मास्ट्रो लाइनअप है, जो इसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, माई गुरुकुल को बहुत बढ़ा रहे हैं, और इसमें कुछ लोग जुड़ गए हैं, सबके नाम तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप 1-2 दिन में ही फेसबुक पे भी हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। मुझे एक चीज और बताइए कि मैं पूछ रहा हूँ, फायदा उठा रहा हूँ, आज मुझे मौका मिला है कि ये जो ऐप आपने बनाया है 40 देशों में अगर है, तो इसका मतलब है सुनने वाले यूजर भी बहुत होंगे। हाँ जी, वो तो करीबन 2 लाख के आसपास लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। 2 लाख? हाँ जी, 2 लाख के आसपास, थोड़ा प्लस माइनस, क्योंकि ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और iOS पे भी, विंडोज पे भी ये अवेलेबल है। सो मैंने ये डेटा आपको सिर्फ एंड्रॉयड का बताया है। iOS का डेटा जो है वो उससे ज्यादा है, वो ऐड करेंगे तो थोड़ा उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त
बात आप बता रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो बांसुरी है, और मैं बार बार हमारी बांसुरी इसलिए कह रहा हूँ कि विवेक जी ने एक बार मुलाकात में बातचीत में मुझे बताया कि किस तरह पंडित चौरसिया जी ने बांसुरी को बांसुरी बनाया दुनिया के मंच पर। जी, he is the person who introduced Indian bamboo flute as a बांसुरी, और पूरी दुनिया भर में उन्होंने बांसुरी का प्रचार प्रसार किया। लोगों को वो एक सिंपल, पहले बैम्बू फ्लूट इतना ही कहते थे, अभी लोग कहते हैं इंडियन बैम्बू फ्लूट मतलब बांसुरी, ये लोगों को पता होगा। तो पहले उसको इंडियन फ्लूट के रूप में जाना जाता था। हाँ, इंडियन फ्लूट ऐसे बोलते थे। उनकी जो फ्लूट है उसका इंडियन रूट है, एक बेसिक कुछ जी, रूप है, क्योंकि उनकी बांसुरी तो उनकी फ्लूट, उसमें बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। उसके ऊपर भी हम कभी फिर से बात करेंगे। मैंने 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बांसुरी के ऊपर, दुनिया भर में अलग अलग बांसुरी, उसके ऊपर कुछ किया था काम। उसके ऊपर भी लॉकडाउन के समय में उसके ऊपर भी कुछ काम चालू है, आएगा। तो आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी क्रिएटिव आदमी हूँ, लेकिन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप बहुत क्रिएटिव है, आपका अपना नाम है, लेकिन साथ में वो जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप का जो पार्ट पढ़ा था कॉलेज में, मुझे लगता है कि वो आपको साथ दे रहा है, उसको भी आप पूरा उपयोग कर रहे हैं। हाँ, क्या हो गया ना कि बांसुरी मेरी हॉबी थी, जिसमें मैंने प्रोफेशन बना लिया, और जिसमें मुझे उस समय में प्रोफेशन बनाना था, वो मेरी अभी हॉबी बन गई। ये तो बहुत ही बांसुरी तो है ही, वो तो दूसरी हॉबी है कि चलो थोड़ा सा उसमें भी काम किया जाए। तो मैं थोड़ा और फायदा उठाऊं। आप ये बताइए कि ये आपके जो 2 लाख या 4 लाख अलग अलग iOS पे जो है डाउनलोड, ये सब मुफ्त के डाउनलोड है या ये प्रीमियम होते हैं, पेड होते हैं? इसमें ये देखिए, डाउनलोडिंग तो फ्री है, ये डाउनलोडिंग फ्री है, उसमें अलग अलग कोर्सेस है, कुछ वीडियो आपके लिए फ्री है ऐप में, और उसमें फिर आपको यदि सीखना है तो अलग अलग कोर्सेस है। बिगिनर के 2 कोर्सेस है, इंटरमीडिएट के 2 है, और एडवांस लेवल के, परफॉर्मिंग कॉन्सर्ट लेवल के जो लर्निंग्स है उसके कुछ कोर्सेस है। तो अलग अलग कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्स है, और बहुत जल्दी हम लोग डिग्री लेवल का कोर्स भी उसमें लॉन्च कर रहे हैं। सो ये कोर्सेस यदि आपको सीखना है वो लेवल का, तो वो पेड है, वो फ्री नहीं रख सकते। उसके पीछे कारण भी ये है, इसके पीछे मैंने जब लॉन्च किया तो इट वाज फ्री, टोटली फ्री था। तो गुरुजी ने जब देखा, कंटेंट देखा सब, गुरुजी बोले ये इतना सारा तुम फ्री में दोगे, बांटोगे, लोगों को तो वैल्यू नहीं रहेगी। अरे नॉमिनल कुछ पैसा रखो चलेगा, लेकिन लोगों को वैल्यू तो होना चाहिए, क्योंकि तुम इतना सारा कुछ दे रहे हो। उसमें देखो क्या है, जो भी सीखता है उसे रेडीमेड PDF नोटेशन मिल जाते हैं, वो बजाता है, उसके ऊपर फीडबैक मिल जाता है, कैसे आपको बजाना है, क्या करना है, सारे इंस्ट्रक्शन है, सारे वीडियोस है, और वो अपनी रिकॉर्डिंग सबमिट करके उसको इवेल्युएट भी किया जाता है गुरु से, और ये सिस्टम है। बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ, आप 40 गांव में एक दिन थे, और वहाँ पे आपके पास साधन नहीं था कि आप गुरुजी से सीख सकें। ऐसे हिंदुस्तान में और दुनिया में जगह जगह लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं, और तो वो ऑथेंटिक ज्ञान आपके ऐप के थ्रू मिल रहा है, और बहुत बड़ी बात है। तो शायद मैं नहीं, और ये सच में वही बात है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था दिन में 12-14 घंटा। मुझे लगता है कि भाई और किसी को सीखना है तो उसको इतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, वो टाइम बचाए उतना समय रियाज में डाले, और यू कैन लर्न एट योर मी टाइम, आपके घर में आप बैठ के कर सकते हैं। और कैसा है, और एक आप देखेंगे अब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, जैसे यामाहा, आपने बोल दिया यामाहा का कीबोर्ड, यामाहा की फ्लूट, यामाहा का रिकॉर्डर, ये सब हो गया तो एक बेंचमार्क है। तो अभी हमारी कोशिश भी है कि मैंने माई गुरुकुल फ्लूट करके हमने एक ब्रांड क्रिएट किया। वेरी सून वी आर लॉन्चिंग माई गुरुकुल तबला, और वो भी माई गुरुकुल फ्लूट भी हम गए 1.5 साल से हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें वो भी हमने 40 से अधिक देशों में सैकड़ों बांसुरियां ये की है। तो हमारे पैनलिस्ट है जो हमारे इन हाउस फ्लूट मेकर है वो, और उसका जो फ्लूट जो है, मैं हूँ या मेरे जो सीनियर डिसाइपल्स है, वो पूरा
क्वालिटी चेक होता है पूरा, उसके बाद फिर बांसुरी जो है ये होती है। सो वो भी एक ब्रांड बनाना है हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए। एक कि मतलब माई गुरुकुल फ्लूट है, माई गुरुकुल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मतलब नॉट टू वरी, वो आंखें बंद करके ये, तो ये भी एक आगे की सोच है, देखते हैं कब तक और कितना पॉसिबल होता है। नहीं, मैं आपको बधाई देता हूँ जो काम आपने आज तक किया है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि कलाकार अक्सर सिर्फ अपनी कला में जुटे रहते हैं, और पर कई बार वो कहते हैं हम तो भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी कला के साथ ही लगे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप अपनी कला के साथ तो ईमानदारी बरत ही रहे, साथ ही दूसरे लोग भी सीख सकें उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको साधुवाद देता हूँ, ये इसकी बहुत 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 जरूरत है। और बार बार कहता हूँ कि हमारी बांसुरी के स्वर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जैसे वो रशियन लोग सीख रहे हैं, कोई जर्मन सीख रहा होगा, कहीं स्पेन में लोग सीख रहे होंगे, सही में कनाडा में, पोर्तुगल में, मलेशिया में, रशिया में, बहुत सारे। तो विवेक जी बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल में एक बात और है जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। जी बोलिए ना प्लीज। मैं उज्जैन का रहने वाला जी, आप उज्जैन तो बहुत बार मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शहर है। और मैं बहुत अच्छा शहर है, मतलब इतना प्यारा शहर, वो हमेशा आज भी मेरे दिल में बसा है। और तो जब हमने शुरू में श्री कृष्ण की बात की, भगवान श्री कृष्ण की बात की, उनकी बांसुरी की बात की, तो मैं एक पल के लिए सीधा सांदीपनी आश्रम में चला गया, उज्जैन के सांदीपनी आश्रम। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर सांदीपनी गुरु के पास सीखने के लिए आया करते थे। कई बार मैं उज्जैन में अपने दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ, हमारे मित्र मंडली के साथ, तो हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहीं बैठ के बांसुरी बजाई होगी। अवश्य बजाई है। और तो मेरे दिल में एक तमन्ना है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी बोलिए ना। और जब आपके बांसुरी उत्सव में मैं आया और मैंने इतने बांसुरी वादकों को एक साथ देखा, तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई जी कि सांदीपनी आश्रम के प्रांगण में वो जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, क्यों न एक बार फिर से बांसुरी का उत्सव मनाया जाए। और आपने तो अच्छे बांसुरी वादक सब इकट्ठे होकर वहां पे एक बार फिर बांसुरी बजाएं, तो ये तो बहुत आपने बड़ी बात कह दी। हमारे लिए तो ये बहुत भाग्य की बात होगी, क्योंकि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का वास रहा, वहाँ पे वो सीखने के लिए आते थे। ऐसे जगह पे यदि हम कुछ करें तो मैं तो तैयार हूँ। मैं मेरे परिवार के साथ जरूर आऊंगा, और थोड़ा सा ये लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, वैक्सीन आने दीजिए, थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, और मैं तो वादा करता हूँ आपको, जैसे ही मैं भी आप क्या करेंगे हम लोग आ जाएंगे, जरूर करेंगे एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे वो किस तरह किया जाएगा, मतलब मेरे दिलो दिमाग में वो हर दिन चलता है कि अरे इस प्रांगण में बंसी के सुर फिर से उठे, और इसी बहाने एक बार फिर उज्जैन में बंसी की लहर हम दौड़ा सके। अब आपका ऐप भी आ गया है तो लोग आपके साथ जुड़ भी पाएंगे, सीख सकेंगे। जरूर, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं जरूर आऊंगा, पूरे सारे सिम्फनी के साथ आऊंगा। हम वहाँ बांसुरी उत्सव करेंगे, वहाँ हम रहेंगे और आनंद लेंगे, आनंद देंगे लोगों को भी, सुनने वालों को भी, हम सब लोगों को वो आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और उज्जैन में बहुत गुणीजन है, संगीत की बात जब हम करते हैं, बहुत सारे गुणीजन वहाँ पर हैं। और क्योंकि आप पखावज बजाते बजाते हाथ मारते मारते आप बड़े हुए हैं, हमारे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे। तो आप जानते ही होंगे कि अकेले जी तो वहीं से है। अकेले जी बजाते हैं, और ध्रुपद तो अरे गुंडेचा जी, तो सारा और भी नहीं, वो तो उज्जैन जो है, उज्जैन में तो
संगीत का बहुत अच्छा माहौल भी है और बहुत बड़े बड़े गुणीजन हैं। मतलब सुनने वाले, जो असली सुनने वाले वहाँ पाए जाते हैं आज भी। और तो आपके साथ बहुत आनंद आया बात करके। और जी किस तरह से हम अक्सर मैनेजमेंट की दुनिया में राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं, होल ब्रेन की बात करते हैं। और आज दोस्तों हमारे सामने विवेक जी हैं, जो सही मायने में राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, आर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप सबको इतनी इतनी खूबी से एक साथ लेके आए हैं। भगवान करे आपको और भी उन्नति मिले, और अपने गुरुजी का जो ज्ञान है जिसको आप पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं उसमें और भी बढ़ोतरी हो। जी और धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम को आज विराम दें। मैं हमेशा कहता हूं धन्यवाद, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा पुनीत जी, आज इतनी सारी बातें हुई और डिस्कशन हुआ। आपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये वर्ड भी जो यूज किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो संगीत तो चलता रहेगा, वो तो हमारा बांसुरी मेरा प्राण है, मेरी सांस यानी बांसुरी है, वो तो चलती रहेगी आखिरी दम तक। लेकिन और भी बाकी चीजें जो इस बहाने डिस्कशन भी हुआ और इसी बहाने मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके चाहने वालों को भी शायद आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी जो उन्हें पता न हो। और जी आपकी ये आज जो कोरुगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस करना था, ये तो मेरे घर वालों के और कुछ लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। अच्छा, ये उसके लिए प्रोजेक्ट भी बनाया था, ये सब किया था। अच्छा हुआ आपने वो बिजनेस नहीं किया। अरे मेरा वाइज डिसीजन था, जो मैंने सब कुछ छोड़ के बांसुरी किया। मैं आज भी, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अच्छा किया तुमने ये डिसीजन लिया। आप अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो आज पता नहीं कितने लोग जो बांसुरी सीख रहे हैं वो सीख ना पाते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और एक बार फिर आपके गुरुजी को भी नमन करता हूँ, और शुभ रात्रि। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। आपको जरूर पसंद आया होगा। हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। ब्रेनस्टॉर्मिंग विद पुनीत भटनागर में हम एक से एक गुणी जनों को अपने साथ लाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और जिंदगी के कुछ ऐसे अनुभव साझा करेंगे जो गूगल पर नहीं। सही बात है। तो सीख जो जिंदगी से आती है वो मैं आपके पास लाने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद। तो मैं आपकी इजाजत से अब इस सेशन को यहाँ पर विराम देता हूँ। एक बार फिर हम मिलेंगे विवेक जी। धन्यवाद।